नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हमारे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहली बात तो यही है कि भी इन दोनों में सबसे पहले ये समझना है कि भी इनके बीच अंतर क्या होता है। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात में क्लियर नहीं है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नो डाउट आप आंसर फॉर्मूले याद करके या कैसे भी करके आंसर तो आप ले ही आओगे, लेकिन जो मूलभूत बात है वो क्या होती है और कुछ ऐसी बातें जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है वो क्या होती है, वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिएगा चलिएगा एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ टॉपिक के बारे में, और भी कुछ आपकी बात होगी तो बिल्कुल मैं सबकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा समय काफी हो चुका और हम काम की बात अभी तक कर नहीं पाए, थोड़ा समझिएगा बात को। ठीक है, थोड़ी देर आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे मैं देखता रहूंगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके चलिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के एक बार कमेंट्स आ रहा है दोस्तों कि जैसे क्या हम दूसरे के यूज करके दूसरे व्यक्ति से पेमेंट्स कर सकते या मोबाइल से पेमेंट करवा सकते हैं। आपकी देखिए, आप रजिस्टर अपने मोबाइल नंबर से करिए, पेमेंट मेथड आप कोई भी अपना सकते हो किसी के माध्यम से भी, समझ रहे हो। बस मोबाइल नंबर उसी से रजिस्टर करना जिससे आप लोग जिस फोन में आप लोग चलाना चाहते हैं, जिसमें वो मोबाइल नंबर है, ठीक है, जिसको पढ़ना है उस जिसके द्वारा। ठीक है, चलिएगा अब सुनिएगा दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। जैसे हमारे पास 4,000 रुपए है, 10% की दर है और 1 साल है, और इधर चक्रवृद्धि ब्याज है 4,000 रुपए है, 10% की दर है, 1 साल है। तो सबसे पहले आप बताओ फर्स्ट ईयर क्या होगा दोस्तों। 4,000 का 10%, 4,000 का 10% 400 रुपए, इसका पहले साल का 400 रुपए। 4,000 का 10% पहले साल का 400 रुपए। अब बताओ फिर क्या समझ में आया। ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा फर्स्ट ईयर है। अब बताओ क्या समझ में आया। समझ में ये आया दोस्तों कि पहले वर्ष साधारण और चक्रवृद्धि बिल्कुल समान होता है। पहले वर्ष साधारण और चक्रवृद्धि बिल्कुल समान होता है। क्लियर है, चलेगा। फिर बात करते हैं दूसरे वर्ष। तो 400 का 10% की दर से 2 साल का ब्याज, 400 का 10, 4,000 का 10% 400, 1 साल के 400 है, तो आप बताइएगा 2 साल के कितने, 800 रुपए। क्लियर है, कहने का मतलब अगले साल भी 400 ही लगेगा, अगले साल भी 400। लेकिन यहां पर क्या होगा, 4,000 का 10% वो तो देना ही देना है, समझ रहे हो, लेकिन इस 400 का भी 10% देना पड़ेगा। और आप बताइए 400 का 10% बताओ कितना होगा। 400 का 10%, यहाँ 400 और 400 800 हो जाएंगे, और यहाँ पर 400 400 800, लेकिन 400 का भी 10% 40। बात समझ में आई। तो जब देखो दोस्तों, जब रुपए पर ब्याज लगता है वो तो होता है साधारण ब्याज, क्लियर है, लेकिन जब लोग ब्याज पर भी ब्याज लेना प्रारंभ कर दे तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, रुपए पर तो ब्याज लेना और देना ही पड़ेगा, लेकिन जब लोग ब्याज पर भी ब्याज लेना स्टार्ट कर दे तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मेरी बात समझ में आई। जो रुपए पर सीधा साधा ब्याज लगता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल है तो 1 साल का, 2 साल है तो 2 का, 4 है तो 4 का, 8 है तो 8 का। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, साधारण। लेकिन जब ब्याज पर भी उस दर से ब्याज लगाना प्रारंभ कर दे तो वो कौन सा ब्याज होता है, चक्रवृद्धि। जैसे बात करें तीसरे की तो 400 400 400, लेकिन यहां पर पहले साल 400, फिर 400 का 40%, 440 होगा। अब 440 तो देने ही देने हैं, उसका भी 10% दो, 44 रुपए। इस प्रकार से जो ब्याज लगता है ना मेरे दोस्तों, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब लोग ब्याज पर ब्याज लेना प्रारंभ कर दे तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये एक बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। इसको देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसे पता करते हैं। साधारण का तो ये तरीका है, 4,000 इंटू 10/100, 10 इंटू 1/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। पहले बताओ, ये बात तो आपको नॉलेज में है ना, छोटी क्लास में पढ़ी थी, भले हमारे ग्रेस भी लगता है ना, तो भी ये बात हमें याद रहती है। परमानेंट चीज है दोस्तों, कुछ चीजें परमानेंट है जो आप लाइफ में जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे, भले आप लोग अब संस्कृत के भले लेक्चरर क्यों ना बन जाए।
भले आप लोग हिंदी के व्याख्याता बन जाए, संस्कृत के लेक्चरर बन जाए, इंग्लिश के मास्टर बन जाए, गणित के अध्यापक बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर ये चीज़ें आपको परमानेंट याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से याद होती है हमें छोटी क्लास में। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें ही हैं दोस्तों जो बताता हूँ, जैसे साधारण ब्याज हो गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 परमानेंट याद है। जैसे औसत हो गया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलिएगा, अब सुनिएगा दोस्तों, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज। तो फिर चक्रवर्ती ब्याज में क्या करें? तो दोस्तों क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज में? 4000 का 100 पर 10% तो 110 होगा। तो वो एक साल का तो ये 2 साल का बताते हैं। 0 से 0 कटा 400 का डबल क्या बना 800। और यहां देखना 2 साल है ना, तो हमें ऐसा गुणा भी कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। पहली बात तो ये है कि मेरे दोस्तों यहां पर मिश्र धन आता है, डायरेक्ट ब्याज कभी भी नहीं आता। तो मिश्र धन पता करने का तरीका है 100 पर 10 का ब्याज तो मिश्र धन 110, 100 पर 10 का ब्याज लगा तो मिश्र धन 110। 0 से 0 2, 0 से 2, 121 इंटू 40, 0 4 8 4, 4840। तो आप बताओ ब्याज कितना कमाया? 840 रुपये। और आप बताओ ये कितना कमाया? 800। तो दोनों के बीच गैप कितने का पड़ा? 40 का। क्यों? क्योंकि दूसरे साल 400 का 10% और देकर आए थे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग। इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए दोस्तों। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन अब मैं बताता हूं दैनिक जीवन की बात, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत यही होती है, और ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं सीखने को मिलने वाली। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दैनिक जीवन में ये कैसे काम आता है वो सुनिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार, जैसे तैयारी कर रहे हो और बहुत बार गांव जाते हो, गांव में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, भाई ये 1 की मिति हो गया, ये 2 की मिति हो गई, ये 1.5 की मिति हो गई, ये 3 की मिति हो गई, ये क्या होती है? कि हमें तो इतने रुपए का, इतनी मिति से इतने दिनों का ब्याज बताओ, महीनों का ब्याज बताओ। तब हमारे साथ दिक्कत हो जाती है दोस्तों कि अभी उसका आंसर कैसे करें हम लोग। 1 की मिति हो गई, 2 की मिति, 3 की या 1.5 की मिति हो गई, और इतने महीनों का तो पूछते महीनों का तो फिर भी है कि काफी जनों को ध्यान भी रहता है दोस्तों, लेकिन दिनों का कैसे बताएं? तो पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए भी ये मिति क्या होती है। पहले बताओ ऐसी बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते हो दोस्तों? सब लोग बताइए, गांव में दैनिक जीवन में ये चीज दिक्कत आती कि नहीं आती? बताओ एक बार, सब लोग क्लियर करो। आती है ना? यस या नो का मैसेज लिखो एक बार। सभी साथी एक बार यस या नो का मैसेज लिखें। एक मिनट। आती है दिक्कत? नहीं? यस 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 बिल्कुल आती है ना। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपने पास मान लीजिए 50,000 रुपए का 2 की मिति से 2 महीने, 1 महीने का सिखाता हूं, फिर मैं दिनों का भी सिखा दूंगा, वर्ष का भी। 1 की मिति से ब्याज बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों 1 की मिति का मतलब 12% होता है, 2 की मिति का मतलब 24% होता है, 3 की मिति का मतलब 36% होता है, 1.5 की मिति का मतलब 18% होता है, और 2.5 की मिति का मतलब 30% होता है। दोस्तों ये हमेशा दर को दर्शाते हैं। ये जो मिति है ना, ये किसको दर्शाती है? दर को। भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं तो दर 12% लग जाएगी। 1 महीने 2 साल की 2 की मिति है तो यूं समझ लेना 2 साल की दर लग जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही काम की बातें ध्यान रखना, और ऐसी बातें आपको कहीं नहीं सीखने को मिलने वाली। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो 2 की मिति का मतलब 24%, 3 की मिति का मतलब 36%, 1.5 की मिति का मतलब 18%। भाई 1.5 मिति 18 महीने है तो दर 18% लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 50,000 रुपए का 2 की मिति से 1 माह का ब्याज होगा। तो क्या होगा दोस्तों? साधारण ब्याज लगता फिर यहां पर वो इस प्रकार से लगेगा,
मूलधन इंटू दर कितनी, दो मिति है तो आप बताओ दर कितनी होगी 24, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। लेकिन समय एक महीना है, इस महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा, और वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग दोगे, 12 से। किसी भी यूनिट को अगर वर्ष में दिनों को बदलना है तो 365 का भाग, महीनों को बदलना है तो 12 का भाग। 0 से 0 घटा, 12 से 24 दो बार, 500 इंटू 2 कितना, 1000। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फिर आगे की बात समझाते हैं। उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से बताओ। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे हमारे पास रुपए है 60,000 रुपए का, डेढ़ की मिति से आपको 73 दिन का ब्याज बताना है, 73 दिन का ब्याज होगा। जल्दी से बताओ, कोशिश करो एक बार, नहीं तो मैं समझाता हूं। आपको 60,000 रुपए का डेढ़ की मिति से 73 दिन का ब्याज होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला, ध्यान रखना दोस्तों, काम की बात है ये। मतलब ये समझ लो दोस्तों, मिति का सीधा साधा मतलब दर को दर्शाता, दर दी हुई नहीं होती है, उसको हमें समझना है बस, और कुछ नई बात नहीं है। भाई आप बताओ भी साधारण ब्याज कैसे पता करते हो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 ही करते हो ना। तो समय हमारे पास दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है, बस दर को उन्होंने मिति में बोला है, और मिति का मतलब मैंने पहले समझाया है। एक मिति मतलब 12%, दो की मिति का मतलब 24%, तीन की मिति का मतलब 36%। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा, आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। चलिए बहुत जनों ने आंसर दे दिया, इसको समझाते हैं। देखिए रुपए हमारे पास 60,000 है, डेढ़ की मिति का मतलब 18% होता है, दिन हो गए 73 बटे में 100। लेकिन दिन को दिन नहीं रखना, वर्ष में बदलना है, तो किसका भाग दिया, 365। 0 से 0 कैंसिल। अब आपको कि गुरुजी इस बार 12 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास महीने नहीं है, यहाँ पर हमारे पास दिन है। तो दिन को कन्वर्ट करने के लिए 365, 73 से 365 5 बार, 5 से ये 120 बार, गुणा कर लीजिए 12, 18 दूना 36, 3 18 3 21, 2160 रुपए। तो जिन होनहार विद्यार्थियों ने 2160 रुपए दिया आंसर, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। चलिए क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़े, फिर बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं है? चलिएगा नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज डायरेक्टली पता चलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले मिश्रधन पता चलता है और फिर ब्याज। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले मिश्रधन लाओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। 8,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब दोस्तों मैं 2-3 तरीके बताता हूं, जिससे आपको उचित लगे वो समझना, ठीक है। एक तरीका जो हम रेगुलरली पढ़ते हुए आए, पहले उसकी बात करते हैं। जब हम मिश्रधन पता करते हैं, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू कितने परसेंट की दर है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, साधारण ब्याज तो अब आसान ही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है दोस्तों। 10% की दर है तो 100 पर 10 110, 100 पर 10 110, ऐसे ही तो करते हो। 3 साल है तो ऐसा गुणा कितनी बार, 3 बार। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, 6 से 6 0 कैंसिल हुए। 11 क्यूब 1331 इंटू 8, 8 8 3 24, 2 26,
8 और 10,648, तो ब्याज बनेगा 2648। ये तो हमारा मेथड है जो कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? मैंने सिर्फ गुणा भाग किया है। पहले बताओ मैंने 3 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास टाइम 3 साल है। ठीक है, ऊपर 110 क्यों रखा? क्योंकि ये मूलधन को दर्शाते हैं और ये तीनों ऊपर मिश्रधन को। 100 पर 10 का ब्याज लगा तो मिश्रधन 110 ही तो हुआ। ठीक है, क्लियर है? 18 कैसे आया मेरे दोस्त? 18 डेढ़ की मिति का मतलब 1.5 साल समझ लो। 1.5 साल में महीने होता है 18, इसलिए 18% होता है। ठीक है, वो मिति इसीलिए तो पहले ब्रैकेट बनाया था यहाँ मैंने। ए का मतलब 12%, 2 का मतलब 24%, 1.5 का मतलब 18%। चलिए ये क्लियर है, ये बात तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरी बात सिखाता हूं दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों, पहले साल 10%, सॉरी यहां लिख देते हैं, पहले साल 10%, दूसरे साल 10 और 10 का 10% 1, तो टोटल हो गया 11%। तीसरे साल 11 और 11 का भी 10% 1.1, तो हो गया 12.1%। अब हमें इन तीनों को क्या करना है? जोड़ना, और जोड़ोगे तो आएगा 33.1%। पहले बताओ ये समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 8000 का 33.1% पता कर लेंगे। 33.1% पता कर लेंगे। तो परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटाया तो 0, 3 0 से 3 0, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 2 24 और 2 26। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, इस मेथड से भी हल कर सकते हो। 10% 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 1331। तो ब्याज कितना बना? 331/1000 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो यहां से 33.1। अब सोल्व करो इसको, इंटू 33.1%। बात वही है ना, सेम की सेम। ये फ्रैक्शन मेथड है। देखो दोस्तों ये फ्रैक्शन मेथड यूजफुल कब रहता है? तो ये फ्रैक्शन कोर्स क्या नाम, फ्रैक्शन मेथड तब यूज रहेगा कि जब आपकी वैल्यू इस फॉर्मेट में आ जाए, 11 से 1/9%, 14 से 2/7%, 33 से 1/3%, तब ज्यादा यूजफुल रहता है। ओके, चलिएगा आगे बढ़े फिर। क्लियर है अभी तक का कंसेप्ट? दोस्तों आप लोगों के पढ़ाने के लिए मैंने प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग एडवांस पढ़िएगा बहुत शानदार तरीके से। लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा पा रहा हूं। ठीक है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल और परिमाप, देखिए दोस्तों हमारे पास मान लीजिए एक आकृति है, ये ऐसे आकृति है, मान लीजिए वर्ग, ये है अपने वर्ग है, मान लीजिए 10 मीटर, और हमसे पूछ ले अभी इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। पहले तो मैं ये समझाता हूं क्षेत्रफल और परिमाप के मध्य डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ओके, वो समझिएगा, बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल और परिमाप के मध्य अंतर ये होता है दोस्तों, परिमाप नाम से पता चल रहा है, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और माप चारों ओर का माप। जो चारों ओर का माप होता है वही क्या कहलाता है? परिमाप। या यूं कह सकते हो जो चारों ओर की बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाप। ठीक है, या फिर आपने गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़े हैं ना हम लोग दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल के जो बाहर बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में दोस्तों लिखा हुआ रहता है आप अपने परिसर में बने रहे। लिखा रहता कि नहीं रहता बताओ? परिसर का मतलब होता है आप अपनी स्कूल की बाउंड्री के अंदर बने रहे, उसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका परिमाप है, चारों ओर का माप। फिर होता है क्षेत्रफल, वह बात जो किसी वस्तु के द्वारा जो जगह घेरी जाती है वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड ने जो जगह घेरी हुई है ना, ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन जो इसके चारों ओर का ये जो माप है, चारों ओर का ये जो माप है वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है, और किसी वस्तु के घेरे गए स्थान के बाहर चारों ओर का जो माप होगा वो उसका परिमाप या परिधि कहलाती है। आप कहोगे कि वृत्त की परिधि भी तो होती है दोस्तों, परिधि में यही होता है, बाउंड्री को दर्शाता है, सर्कल को चारों ओर। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, आप लोग मुझे उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दर्शाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारे पास एक आकृति है,
ये वर्गाकार है और ये एक आयताकार है। ये है 16 मीटर और ये है हमारा 12 और 8 मीटर। यह दिख रहा है आपको, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो क्या होती है? वर्ग। कल मैं आपको वृत्त भी पढ़ाऊंगा, त्रिभुज भी, एक बेसिक जानकारी दूंगा होते क्या है दोस्तों। डिटेल डिस्कशन आपको कोर्स के अंतर्गत सर के द्वारा कंप्लीट करवाया गया है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ आप पढ़ लोगे ना दोस्तों। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम के इस एडवांस वाले पोर्शन में नहीं अटकने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज बताता हूं, मैं वापस कह रहा हूं, मैं 12 बजे से 5 बजे तक शाम इस नंबर पर आप लोगों से अभी बातचीत करूंगा, ताकि जिन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत आई हो, और साथ ही मैं तो कह रहा हूं ना, जिन विद्यार्थियों को पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आया ना, वो सिर्फ मुझे चैट पे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, चैट पे मैसेज कर देना अपना मेल, फोन नंबर और फोटो भेजकर, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन पहले करवा पाऊं। लेकिन जिनको कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है वो आप लोग मुझे अभी 12 से 5 के बीच कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे ये नंबर स्टार्ट हो जाएगा। कल किसी कारणों से स्टार्ट नहीं हो पाया था, मैं भी समझ रहा आपकी बात, लेकिन आज ये जरूर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। तो आप बताइएगा 16 × 16 कितना? 200। 16 का स्क्वायर 256। देखो 6 36, 6 6 12, 12 और 3 15, 256। फिर बात करते हैं परिमाप की। तो इसका जो परिमाप होता है वो 4 × भुजा। अब कहोगे 4 × भुजा क्यों? क्योंकि चारों ओर का माप है। ये 16 है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, जोड़ लो 64 ही होगा, इसीलिए होता है 4 × 16 64। क्लियर है कंसेप्ट? एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा दोस्तों मेरी, ठीक है? मैं अभी सभी का रिप्लाई करूंगा, एक बार ये लास्ट बात मैं समझा दूं, फिर आपकी बात का रिप्लाई करता हूं। आयत है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों लंबाई × चौड़ाई, 12 × 8 96। और फिर होती है बात परिमाप की। परिमाप होता 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 12 + 8। आप ऐसे करते आ रहे हैं ना, पर एक बात सोचो, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों होता है? ये 12 है तो ये भी तो 12 ही होगा, और ये 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा। तो देखो लंबाई भी कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार। चौड़ाई भी कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार। इसी वजह से दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 12 और 8 20, 20 का डबल कितना हुआ? 40। क्या मेरी बात समझ पाए हो? क्लियर है?